सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5, संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। पहले हम देखते हैं कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है। धारा 5 की उपधारा 1 कहती है कि जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमिति मौन है, इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों के कोई भी प्रभाव जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपांतरणों के साथ ही लागू होंगे जैसा राज्य सरकार विहित करे। तो धारा 5 की उपधारा 1 में कहा गया है कि जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया से संबंधित ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों यानी राजस्व न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमिति यानी विशेष अधिनियम मौन है, यानी कुछ प्रावधान नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है, तो ऐसा न्यायालय इस संहिता यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित यानी चलाया जाता है, यानी कि ऐसे न्यायालय पे सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम लागू होते हैं, चलाए जाते हैं। वहाँ राज्य सरकार क्या करेगी? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों के कोई भी प्रभाव यानी कोई भाग मतलब कोई पार्ट, तो उन उपबंधों के कोई भी भाग जो इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से बोलकर बताकर लागू नहीं किए गए हैं, उन न्यायालयों यानी राजस्व न्यायालयों को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपांतरों यानी बदलाव के साथ ही लागू होंगे जैसा राज्य सरकार विहित करे यानी बताए। तो इसमें यह बोलना चाह रहा है राजस्व न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित कोई अधिनियम विधि बनाई गई है, कोई राजस्व विधि बनाई गई है, तो वो विधि क्या है? मौन है, कुछ बताती नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा? ऐसा न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे। ज्यादातर राजस्व न्यायालय राज्यों में होते हैं, तो वहाँ की राज्य सरकार यह डिसाइड करेगी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध राजस्व न्यायालयों पर लागू होंगे या कौन से उपबंध परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसा वह राजपत्र में अधिसूचना निकालकर घोषित करेगी। इसके बाद आती है धारा 5 की उपधारा 2 कहती है, उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेरित है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है, किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो अब हम समझते हैं धारा 5 की उपधारा 2 को आसान भाषा में। तो उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेरित है, मतलब कि जो हमने उपधारा 1 में राजस्व न्यायालय पढ़ा, तो उसका मतलब या उसका अर्थ यह है कि कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक होता है किराया, यानी किराए राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण यानी एक्सेप्ट करने की अधिकारता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। तो ऐसा न्यायालय जो भूमि के भाटक किराए राजस्व या लाभों से संबंधित जो केस आते हैं उनकी सुनवाई या उसकी कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारता किसके अधीन रख रहा है? वहाँ की लोकल विधि के अधीन ही रखता है। मतलब राजस्व न्यायालय के लिए एक लोकल विधि राजस्व विधि बनाई जाती है उस राज्य या उस क्षेत्र में, तो उसी के अधीन वो ये अधिकारता रखता है कि उन मामलों को वो एक्सेप्ट कर सकता है। किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए, मतलब कि वह जो ऊपर भूमि के भाटक राजस्व या लाभों से संबंधित जो वादों या कार्रवाइयों की बात कही गई है, उनका विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए, मतलब उनका विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाइयों के रूप में किया जा रहा है। यदि किया जा रहा है तो इस संहिता के अधीन जो सिविल मामलों की आरंभिक
अधिकारिता रखता है, ऐसा सिविल न्यायालय राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर भूमि के भाटक राजस्व या लाभों से संबंधित कोई वाद या कार्यवाही है और उनका विचारण कैसे किया जाना है, यानी कि जिस तरीके से सिविल प्रकृति के वाद या कार्यवाहियों का विचारण होता है उस रूप में किया जाना है, क्योंकि हो सकता है उसमें टॉपिक बदल गया हो। सिविल प्रकृति के रूप में अगर किया जाना है तो ऐसे वादों या कार्यवाहियों के रूप में यदि किया जा रहा है, मतलब सिविल प्रकृति के रूप में अगर उसका विचारण किया जा रहा है, तो इस संहिता के अधीन जो सिविल मामलों की आरंभिक अधिकारिता रखती है, यह संहिता जो है सिविल प्रक्रिया संहिता, यह सिविल मामलों की सुनवाई या कार्यवाहियों की आरंभिक अधिकारिता रखती है। तो ऐसा न्यायालय सिविल न्यायालय राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर उसे सिविल प्रकृति के रूप में सुना जाना है तो फिर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो सिविल प्रकृति के मामलों की आरंभिक अधिकारिता रखती है उसके अंतर्गत वह मामला सुना जाएगा, और ऐसा सिविल न्यायालय राजस्व न्यायालय नहीं माना जाएगा। अगर कोई केस चलाना है जो सिविल प्रकृति के रूप में चलाना है तो फिर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसको चलाया जाएगा। इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के जो न्यायालय होते हैं वही आरंभिक अधिकारिता रखते हैं, और उन सिविल प्रक्रिया संहिता के न्यायालयों को राजस्व न्यायालय नहीं माना जाता। यानी कि राजस्व न्यायालय अलग होते हैं जो राजस्व के संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं, और अगर सिविल प्रकृति के रूप में केस को चलाना है तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो सिविल न्यायालय आते हैं वह सिविल प्रकृति के वादों की सुनवाई करते हैं। तो राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय दोनों अलग अलग हैं, मतलब सिविल न्यायालय को राजस्व न्यायालय नहीं माना जाता। इसके बाद आती है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 धन संबंधी अधिकारिता। तो ब्यारेक्ट में लिखा है कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक है। तो इसमें पहले हम हेडिंग को समझते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता कैसे डिसाइड होगी। तो अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मतलब अभिव्यक्त कर बोलकर या लिखकर कुछ बताया गया है उसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा। मतलब कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जो अभिव्यक्त किया गया है, जो बताया गया है, उसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा। किसका प्रभाव? सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों यानी उन केसों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम यानी जितनी रकम तक के केसों की वह सुनवाई कर सकते हैं, या जिनकी विषय वस्तु मतलब जिस विषय वस्तु से संबंधित केसों की वह सुनवाई कर सकते हैं का मूल्य उसकी मामूली यानी साधारण अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से अधिक है यदि कोई हो तो, मतलब जितनी एक सिविल न्यायालय की साधारण अधिकारिता है उतनी ही रकम और उसी विषय वस्तु के केसों की सुनवाई वह कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अधिक होगा तो सिविल न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा, तो उसके ऊपर का जो उससे अधिक रकम या विषय वस्तु की सुनवाई कर सकता है ऐसा सिविल न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। वह न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं करेगा जिसमें वह केस अभी पड़ा हुआ है। तो धन संबंधी अधिकारिता का मतलब होता है कि सिविल न्यायालयों के लिए एक रकम निश्चित की जाती है कि वह उतनी रकम या एक विषय वस्तु निश्चित कर दी जाती है कि उस विषय वस्तु के ही मामलों की वह सुनवाई कर सकता है। उसके ऊपर की रकम या किसी अन्य विषय वस्तु के मामलों की वह सुनवाई नहीं कर सकता। उसके बाद जो उसके ऊपर का न्यायालय होगा या कोई अन्य सिविल न्यायालय होगा वह उसकी सुनवाई करेगा, लेकिन वह सिविल न्यायालय जिसमें वह केस आया है और उसकी धन संबंधी अधिकारिता उस केस के अंतर्गत नहीं आती है तो वह उसकी सुनवाई नहीं करेगा। फिर कोई अन्य सिविल न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत वह केस आता हो। अब हम देख लेते हैं समरी कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पहले पढ़ी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5 जो राजस्व न्यायालयों की बात करती थी। धारा 5 की उपधारा 1 में हमने पढ़ा कि राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया एक स्थानीय विधि के अधीन शासित होती है, एक स्थानीय विधि के अधीन चलाई जाती है, और अगर वो विधि मौन है, कुछ बता नहीं रही, तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार चलाई जाएगी। और वहाँ की राज्य सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता के कोई ऐसे भाग को जो संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए, संहिता द्वारा बोलकर उस इलाके में लागू नहीं किए गए हैं, तो उन न्यायालयों को वह लागू नहीं होंगे, या फिर लागू होंगे तो कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जैसा राज्य सरकार बताएगी। इसके बाद हमने पढ़ी धारा 5 की उपधारा 2 जो राजस्व न्यायालय के बारे में बता रही थी कि राजस्व
राजस्व न्यायालय क्या होता है? तो राजस्व न्यायालय ऐसा न्यायालय होता है जो कृषि प्रयोजन के लिए भूमि के भाटा, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारता रखता है, यानी कि उनकी सुनवाई करता है। लेकिन अगर वही वाद या कार्रवाइयों को सिविल प्रकृति के रूप में सुना जाना है तो उसकी सुनवाई इस संहिता यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारता रखने वाले सिविल न्यायालय के अंतर्गत होगी, और उस सिविल न्यायालय को राजस्व न्यायालय के अंतर्गत यानी उसके जैसा नहीं माना जाएगा और उसके अधीन नहीं माना जाएगा, यानी सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय को अलग अलग माना जाता है। इसके बाद हमने पढ़ी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 धन संबंधी अधिकारता, जिसमें हमने यह पढ़ा कि जो सिविल न्यायालय होते हैं उनकी धन संबंधी अधिकारता डिसाइड कर दी जाती है। एक तो होती है रकम के द्वारा डिसाइड कि इतने मूल्य तक के वादों की सुनवाई न्यायालय कर सकता है, और दूसरी अधिकारता निर्धारित होती है विषय वस्तु के अनुसार, तो मतलब इस विषय वस्तु से संबंधित मामलों की ही न्यायालय सुनवाई कर सकता है। तो ये होती है किसी भी सिविल न्यायालय की मामूली अधिकारता। और यदि कोई मामला सिविल न्यायालय की धन संबंधी अधिकारता के अंतर्गत नहीं आ रहा, यानी कि उसकी रकम अधिक है और उसकी विषय वस्तु कोई और है, तो ऐसे मामले की सुनवाई वह सिविल न्यायालय नहीं करेगा, फिर कोई और अन्य सिविल न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। मतलब जितनी एक सिविल न्यायालय को साधारण अधिकारता होती है उतनी ही रकम और उसी विषय वस्तु के केसों की वह सुनवाई कर सकता है, उससे अधिक की वह सुनवाई नहीं कर सकता है। तो आज हमने धारा 5 और धारा 6 को आसान भाषा में समझने की कोशिश की।